हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स नेबर्स और बुक का नाम है लिविंग साइंस क्लास 4th। द स्काई मतलब होता है आसमान। तो आसमान में द स्काई इज़ फुल ऑफ हेवनली बॉडीज़। तो आसमान के अंदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हेवनली ऑब्जेक्ट क्या होते हैं अभी बताएंगे। सम ऑफ देम आर ब्राइटर देन अदर्स। द टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट एंड दैट अपीयर इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। द स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो स्काई है हमारा, यानी कि जो आसमान है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है हेवनली बॉडीज़ से। यू कैन से हेवनली बॉडीज़ और यू कैन से हेवनली ऑब्जेक्ट्स। तो हेवनली ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो भी चीज़ आसमान में अपने आप फ्रीली मूव कर रही है, जिस तरीके से अर्थ हुई, ये हेवनली बॉडीज़ है। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सभी प्लैनेट्स क्या है? हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। या फिर कह सकते हैं मतलब सारे प्लैनेट्स हो गए, सभी के सभी प्लैनेट्स जो है हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं। सभी स्टार्स हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं। आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सन इज़ नॉट प्लैनेट। और बाकी जितने भी एस्टेरॉयड हैं, जितने भी मीटियोर्स हैं, ये सभी हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनमें से ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ तो ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर लाइट होती है, और कुछों के अंदर उनसे कम लाइट होती है। तो द टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट, स्पेक्स का मतलब क्या होता है? स्पेक्स का मतलब होता है एक धब्बा, लाइक स्पेक्स ऑफ लाइट दैट अपीयर इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। तो स्टार्स के बारे में बताया हुआ है। स्टार्स कैसे होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे से स्पेक्स होते हैं। स्पेक्स का मतलब एक छोटा सा धब्बा कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि एक लाइट देता है जो आपको आसमान में जो दिखते हो, तो वहाँ पे एक पॉइंट जैसा कुछ होता है जिसमें से लाइट आपको दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं स्पेक्स। यानी कि यू कैन से एक पॉइंट, और यू कैन से कि धब्बा, यानी कि लाइट का धब्बा जो होता है, उसको हम, जो हमें आसमान में दिखाई देता है, उसको हम स्टार कहते हैं। तो जो स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़ होती हैं, वो उनका नाम होता है प्लैनेट्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़, तो जैसे देखिएगा, अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, और अर्थ के अराउंड मून जो है, यानी कि चंद्रमा है, वो मूव करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज़, तो प्लैनेट जो होते हैं वो ब्राइट बॉडीज़ होते हैं, पर किसी दूसरे की वजह से। यानी कि जो सन है, सन की जो लाइट है, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो इसकी लाइट जब अर्थ के ऊपर पड़ती है, तभी ये ब्राइट होती है। वरना प्लैनेट्स जो होते हैं वो ब्राइट नहीं होते, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। अब यहाँ पर हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस। तो स्टार क्या होता है? ये एक ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ी, एक बॉल के जैसा होता है, जिसके अंदर गैसेस भरी होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। अगर सन की बात करते हैं तो सन भी एक स्टार है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये जो है हमको सन पर देखने को मिलती है। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट, क्योंकि इसके अंदर गैसेस होती हैं, और गैस जो होती है वो गर्म होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से हमको हीट और लाइट मिलती है। द सन इज़ अ स्टार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन क्या है? सन एक स्टार है। इट इज़ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। तो हमारी अर्थ के जो सबसे पास का जो स्टार है, उसका नाम है सन। तो सन इज़ दी सन, यहाँ पर हम इट की जगह लिखेंगे सन। तो सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन, सम आर 1000 टाइम बिगर देन इट। तो जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार नहीं है, सन से भी बड़े, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कि सन वहाँ पर एक पॉइंट के जैसा दिखाई देगा। तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी के अंदर जो सबसे बड़ा जो स्टार है वो है सन।
बाकी सन से बड़े बड़े भी बहुत सारे स्टार्स हैं। स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टार्स होते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि कई करोड़ों साल तक ये जो है इनकी कई यू कैन मिलियन को आप यहाँ पर जो है मिलियन ये इंटरनेशनल सिस्टम में होता है ना, तो मिलियन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लैक्स और 10 लैक्स में। तो कई लाख साल तक ये जो है स्टार्स चमकते रहते हैं और ये जो है लाइट इनके अंदर रहती है। आफ्टर दैट इनकी लाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है ये बड़ी क्लासेस में है। मैनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई। अगर आप देखते हो आसमान की तरफ तो बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे स्टार्स के, तो जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो ये दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन जो है एक स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो कि कोई ना कोई पैटर्न बना रहा होता है। अभी आप देखेंगे आगे कि एक स्पून के जैसा एक पैटर्न बना हुआ होगा और एक पैटर्न होगा कि 3 स्टार्स इस पैटर्न में रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे आगे। द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज स्टार क्लाउड। दिस स्टार क्लाउड इज़ कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। वो स्टार्स जो हम रात में देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है स्टार्स का। ह्यूज स्टार क्लाउड का मतलब है बड़े बड़े एक बादल होते हैं स्टार्स के। तो वो बस जैसे हम रात में देखते हैं जो तारे वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े बादल टाइप हमको दिखाई देते हैं। मतलब एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हमको हज़ारों तारे दिखाई देते हैं। तो हज़ारों क्या लाखों करोड़ों तारे होते हैं। तो जो तारे हमको दिखाई देते हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर, तो हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर क्या है विच हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसके अंदर अरबों खरबों तारे हैं। मिल्की वे इज़ अ स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी। तो मिल्की वे क्या होती है एक ऐसे इस तरह से स्पायरल गैलेक्सी होती है जिसके अंदर अरबों खरबों तारे हैं, बहुत सारे तारे होते हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स होते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो गैलेक्सी तो बस एक छोटा सा ही एक पार्ट है, लेकिन जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब हम यूनिवर्स को हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा हो सकता है ब्रह्मांड। तो सोचिए एक छोटी सी गैलेक्सी के अंदर एक सन है और 8 to 9 यू कैन से, अब नाउ 8 प्लैनेट्स है, अब पहले 9 हुआ करते थे। प्लूटो जो है वो गायब हो गया। तो हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है जिसके अंदर अरबों खरबों तारे हैं और सन है और बहुत सा हमारे ये जो है 8 to 9 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं। तो वो हमारी गैलेक्सी के अंदर है इतना सब कुछ। तो सोचिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी के अंदर ही इतना सब कुछ है। तो कैन यू इमेजिन हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज़। तो ये जो है इमेजिन से मतलब हम कल्पना जहाँ तक करें उससे भी वो हज़ारों करोड़ों गुना बड़ा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है। अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। तो हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो हमारी अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। तो द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज़ अ प्लैनेट। तो इट इज़ अ प्लैनेट। अब बाकी और भी प्लैनेट हैं, लेकिन अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। जैसे मार्स है, मार्स भी एक प्लैनेट है, पर अभी हम वहाँ पर कोई रहता नहीं है, वहाँ पर लाइफ नहीं है। इट डज़ नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट नहीं होती, किसी भी प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट को जो लाइट मिलती है वो मिलती है किसी स्टार से, और हमारा सन जो है हमारा स्टार है, और स्टार से हमारी अर्थ पर जो है लाइट आती है, और तभी सब कुछ जो है, तभी जो है ये प्लैनेट शाइन करता है, ब्राइट, तभी ये मतलब चमकता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इधर साइड में सन होगा तो वो इधर के पार्ट को लाइट देगा, इधर के पार्ट को लाइट देगा,
यानी कि अर्थ के आधे पार्ट को लाइट मिलेगी और पीछे वाली तरफ अंधेरा रहेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अर्थ है, अर्थ का कौन सा पार्ट शाइन करता है। अर्थ का वो पार्ट शाइन करता है जहाँ पर सन की जो लाइट होती है वो फॉल करती है। ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया, तो सन की जो लाइट है वो इसके फ्रंट पार्ट पर ही पड़ेगी और फिर ये वाला जो पार्ट है बस इसी में ही शाइनिंग रहेगी और पीछे वाली तरफ अंधेरा रहेगा। तो आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो अपने भी एक्सिस पर इस तरह से मूव करती है और अर्थ के चारों तरफ भी घूमती है। तो अर्थ के चारों तरफ स्टार के चारों तरफ, यानी कि सन जो है स्टार है, तो इस सन के चारों तरफ घूमकर आने में इसको 365 डेज लगते हैं। बाकी अपने ही एक्सिस पर वो घूमती है, उसको घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो तभी जो है जो हमारा एक दिन होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। A planet is smaller, a planet is much smaller in size than a star। तो स्टार जो होता है वो किसी भी प्लानिट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं कि एक जो सन है वो अर्थ से कितना बड़ा है, तो अगर सपोज़ कीजिए आपके पास एक फ़ुटबॉल है और उस फुटबॉल में आप इस तरह से एक डॉट लगा दीजिए, तो सन का साइज़ जो है वो एक फ़ुटबॉल के बराबर है और ये छोटा सा जो डॉट लगाया है वो अर्थ के बराबर है। तो सन के अंदर जो है अगर हम सन का साइज़ कंपेयर करते हैं तो हज़ारों लाखों अर्थ जो है वो सन के अंदर समा जाएंगी, इतना बड़ा जो है सन का साइज़ है। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8th planet that moves in their orbits around the sun। तो अर्थ जो है वो 8, यानी कि टोटल हमारे जो अभी गैलेक्सी है हमारी, इसके अंदर हमारे पास हम 8 प्लैनेट्स है और इन 8 प्लैनेट्स में से ही हमारी एक प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये जो है दैट मूव इन देयर ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन के अराउंड ये सारे के सारे प्लैनेट जो है मूव करते हैं। 5 have been known to men for a long time। तो सबसे पहले 5 have been known, यानी कि 5 have been known, यहाँ पर क्या बताया 5 के बारे में, 5 प्लैनेट्स। तो 5 प्लैनेट जो थे, यानी कि 5 प्लैनेट्स पहले इंसान को पता थे बहुत लंबे टाइम तक, वो थे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ये दिखाई देते थे, पर बहुत टाइम बाद द अदर्स नेमली यूरेनस एंड नेपच्यून वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। तो जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, तभी जो है पता चला कि और भी आगे प्लैनेट्स है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इनका जो है पता कब लगा, जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, टेलीस्कोप की मदद से इनको देखा गया। अर्लियर वी थॉट देयर वर 9 प्लैनेट्स। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो वॉज द 9th प्लैनेट। तो सबसे लास्ट में हुआ करता था प्लूटो। तो प्लूटो नाम का एक प्लैनेट था जो कि बहुत छोटा हुआ करता था। तो हाउएवर प्लूटो इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। तो प्लूटो को हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं, प्लैनेट नहीं मानते हैं। इट वॉज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। तो ये जो प्लैनेट है इसका नाम प्लैनेट की जगह ड्वार्फ प्लैनेट रख दिया गया 2006 में। एंड देन प्लूटोइड इन जून 2008। तो जून में यानी 2008 ईयर के अंदर इसका ड्वार्फ पहले इसका नाम प्लैनेट था, प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट के बाद इसका नाम प्लूटोइड रख दिया गया। द प्लैनेट्स वर नेम्ड आफ्टर द गॉड एंड गॉडेस ऑफ ग्रीस एंड रोम। तो प्लैनेट्स जो थे, यानी कि जो हमारे प्लैनेट जो हैं, जो हमारे ग्रह हैं, इनका नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा गया था। ग्रीस और रोम के जो देवी देवता थे, ग्रीस एक कंट्री है और रोम भी एक कंट्री है, तो इन दोनों कंट्रियों के जो देवी देवता थे उनके नाम पर प्लैनेट्स के नाम को रखा गया था। जिस तरह से एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि जो मार्स है, मार्स का जो नाम रखा गया था वो गॉड ऑफ वॉर रखा गया था, यानी कि युद्ध का प्रतीक, यानी कि युद्ध का देवता, उसका नाम रखा गया था। When you look at the stars, try to look for the planet among them। तो जब आप स्टार्स को देखेंगे तो
तो स्टार्स आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर आप प्लैनेट्स को ढूंढते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, यू कैन ईजिली स्पॉट एटलीस्ट 2 और 3 ऑफ देम। तो आपको 2 या 3 तो दिखाई दे ही जाएंगे। मार्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एज इट इज़ रेडिश इन कलर। तो मार्स दिखाई देगा किस कलर का, वो रेडिश कलर का दिखाई देगा, यानी कि लाल लाल रंग का सा एक धब्बा आपको दिखाई देगा स्काई में। मरकरी एंड वीनस आर सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मरकरी को और वीनस को, दोनों इन प्लैनेट्स को हम मॉर्निंग और इवनिंग में देख सकते हैं। तो वीनस जो है इसका नाम रखा गया है मॉर्निंग स्टार और या फिर इवनिंग स्टार, क्योंकि इसको हम दिन में मतलब सुबह सुबह और शाम को जो है देख सकते हैं। तो इसका नाम जो है इवनिंग स्टार या फिर एक मॉर्निंग स्टार रखा गया है। अब जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जुपिटर कैसा है? जुपिटर इज़ ब्राइट एंड इज़ दी लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लानिट। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा प्लानिट है वो जुपिटर है। तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लानिट है, सभी प्लानिट्स के अंदर सबसे बड़ा प्लानिट है। और सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न जो है ये ब्राइट नहीं होता, इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा सैटर्न और सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स दिखाई देंगी। तो वो रिंग्स जो है किसकी होती है रिंग्स? वो रिंग्स होती है उसके चारों तरफ होते हैं एस्टेरॉइड्स होते हैं, पत्थरों की वो रिंग है एक। द प्लानेट दैट आर फर्दर अवे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो 2-3 प्लानेट है जो बताए गए हैं कि हम लोग उनको देख सकते हैं विदाउट टेलीस्कोप, पर जो मार्स और वीनस और अर्थ पर तो हम खुद ही रहते हैं। तो इनके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख पाएंगे। अब अगला वर्ड आया है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है? जैसे हम अगर अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ के अराउंड मून जो है वो मूव करता है, तो अर्थ की जो सैटेलाइट है वो है मून। तो जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब बच्चा अगर ये सोचता है कि सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है तो क्या अर्थ भी सैटेलाइट है? तो यस, अर्थ भी एक सैटेलाइट है, वो सन की सैटेलाइट है। तो जो किसी भी दूसरे के अराउंड मूव करता है वो उसका सैटेलाइट होता है। तो अर्थ अगर मूव कर रही है किसी सन के अराउंड तो अर्थ जो है वो सैटेलाइट है। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये मरकरी, वीनस, मून, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सभी सैटेलाइट हैं किसकी? सन की सैटेलाइट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इन प्लैनेट्स के बारे में। मरकरी को हम जैसे ये मरकरी जो है नेम ऑफ प्लैनेट है, हम अगर इसको इंडियन नेम के हिसाब से जाने कि हमारे इंडिया में इसको पहले क्या बोला जाता था, तो हमारे इंडिया में पहले प्लैनेट को बोला जाता बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इनका नाम रखा गया था। तो मरकरी जो है, मरकरी को हम इंडिया के नेम के अकॉर्डिंग हम उसको बुध जानते हैं। तो ये जो है ऑर्डर जो है इसका फर्स्ट है। तो अब नंबर ऑफ मून्स यहाँ पर बताए गए हैं। अर्थ जो है, अर्थ का एक मून है, तो इसलिए यहाँ पर 1 दिखाया गया है। नंबर ऑफ मून का है 1। मार्स जो है, मार्स का मतलब मार्स का मंगल ग्रह बोलते हैं ना हिंदी में। तो मार्स जो है, मार्स के 2 मून्स हैं, और जो जुपिटर है उसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा 79 मून इसके हैं। और सैटर्न के तो सबसे ही ज़्यादा हैं, सैटर्न के हैं 82 मून्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मून्स बताए गए हैं। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मरकरी के बारे में कि मरकरी जो है वो सन के सबसे नियर बाय है, फिर भी देखिए वो उसका फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट, जब रात होती है तो उसमें
टेम्परेचर जो है इतने जल्दी से कम होता है कि वहाँ पर बर्फ़ जैसी भी जम जाती है। लेकिन जैसे ही दिन होता है वहाँ पर, तो बॉइलिंग हॉट डे होता है वहाँ पर, बॉइलिंग हॉट बाय डे। तो दिन निकलते निकलते वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है हो जाता है, कई 1000 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है, और रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अब वीनस की बात करते हैं, तो वीनस क्या है? वीनस जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और वीनस को हम मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ जो है ये थर्ड प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। तो अभी फ़िलहाल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करती है, लाइफ यहाँ पर रह सकती है। बाकी मंगल पर भी अभी आप देख रहे हो कि मंगल पर भी जो है, मंगल ग्रह यानी कि मार्स पर भी जो है लाइफ को डिस्कवर किया जा रहा है। तो कवर्ड विद रेड डस्ट, तो ये मार्स जो है मंगल ग्रह, ये यहाँ पर लाल रंग की धूल सारी देखने को मिलेगी, और appears red in नाइट स्काई। तो रात को जब आसमान में इसको देखते हैं तो ये हमको रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम रेड प्लैनेट है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम मार्स, द रोमन गॉड ऑफ वॉर। जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति, जो कि 5th प्लैनेट है, और उसके मून है 79, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है और फास्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। सबसे जल्दी भी यही मूव करता है और सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका जो वेट है वेट मोर देन 318 अर्थ पुट टुगेदर। तो जुपिटर का वेट इतना है कि अगर हम 318 अर्थ का वेट अगर हम लेके चलें, तो जितना हमारी अर्थ का वेट है, इसको अगर हम 318 टाइम्स कर देते हैं तो जुपिटर का वेट होगा। और यू कैन से कि एक जुपिटर जो है 318 अर्थ के बराबर है। सैटर्न को बोलते हैं शनि के नाम से, ये 6th प्लैनेट है, और इसके चारों तरफ रिंग्स देखने को मिलती है। और वो रिंग्स किसकी होती है? बर्फ़ की होती हैं, चट्टानों की होती है, धूल मिट्टी होती है। तो वो जो है एक ब्यूटीफुल पैटर्न में सैटर्न के अराउंड रहती है। यूरेनस जिसका नाम अरुण है, उसको हम 7th प्लैनेट कहते हैं। इसके 27 मून है, और ये कवर्ड है थिक लेयर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन गैस से। नेपच्यून, इसके 14 मून है, और हैज़ कोल्ड विंड दैट ब्लो एट स्पीड ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ फ्लाइंग प्लेन। तो फ्लाइंग प्लेन जो होता है, यानी कि एक एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं। पेज नंबर 94। सोलर सिस्टम, द सन एंड द 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स मेक अप द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम वो है जिसमें हमारा सन है और बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के अराउंड जो भी मूव कर रहा है, उनकी सैटेलाइट्स भी मूव कर रही हैं, तो वो सभी मिल करके एक साथ वो सोलर सिस्टम बनाता है। आवर प्लैनेट अर्थ, तो अर्थ के बारे में यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो अर्थ क्या है? द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। अर्थ एक बहुत सुंदर प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड एंड वाटर, माउंटेन्स एंड वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स। तो अर्थ में आपको लैंड देखने को मिलेगी, ज़मीन देखने को मिलेगी, और पानी देखने को मिलेगा, पहाड़ देखने को मिलेंगे, वैली मतलब खाइयाँ देखने को मिलेंगी, और हिल्स देखने को मिलेगी। प्लेन्स का मतलब एक समतल सतह होती है, वो देखने को मिलेगी। और इट हैज़ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल। अर्थ पर हमें फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे ये सब देखने को मिलेंगे, जानवर देखने को मिलेंगे, इंसान देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बच्चे सोचेंगे कि जो अगर प्लैनेट है तो लैंड तो होगी ही। जुपिटर जो है वो एक प्लैनेट है, पर वहाँ पर कोई लैंड नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक गैस का गोला है। However, it has not always been like this। तो अभी ये जिस तरह से बताया गया कि यहाँ पर पानी है, ज़मीन है, पहाड़ हैं,
फूल पत्तियां हैं, लोग हैं, जानवर हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज बॉर्न एज ए ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस। तो इसका जो जन्म हुआ था, यानी कि ये जब अर्थ पहले जैसी थी, तो पहले जो है डस्ट होती थी, यहाँ पर हॉट गैसेस, गर्म गर्म गैसेस होती थी, और यहाँ पर पहले लाइफ बिल्कुल नहीं थी, ना ही पानी था। द बॉल कैप्ट ऑन स्पिनिंग, और ये बॉल जो है ये घूमती रही। एज इट स्पन इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड। तो ये जिस तरह से ये जब घूमती रही कई हज़ारों सालों तक, करोड़ों सालों तक घूमती रही, और फिर जो इसका सरफेस था वो धीरे धीरे ग्रू कोल्ड, और धीरे धीरे वो उसका जो सरफेस है वो ठंडा हुआ, और फिर ठंडा होकर के इसका सरफेस जम गया। सम गैसेज एस्केप वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड इट। तो कुछ तो गैसेज जो थी अर्थ के ऊपर जो गैसेज हुआ करती थी, वो कुछ तो अर्थ पे से गायब हो गई, लेकिन कुछ गैसेस जो है वो अर्थ के अंदर ही जम के रह गई, वो अर्थ में से नहीं निकल पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अर्थ के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी मौजूद हैं। टुडे द अर्थ इज़ लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग। तो अभी आप इसको समझ सकते हैं किस तरह से बताया है कि अगर हम एग को हाफ बॉईल करते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो ऊपर से हार्ड हो जाएगा, लेकिन जो उसका अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है, जो यॉल्क होता है, वो जमता नहीं है, बस आउटर सरफेस जो है उसका वो हार्ड हो जाता है। तो आउटर सरफेस जो है वो हार्ड हो जाता है, लेकिन अंदर से वो गर्म रहता है और पिघला हुआ रहता है, मोल्टन मटेरियल रहता है। द आउटर सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट। तो अर्थ के आउटर सरफेस को क्रस्ट बोलते हैं। द इनसाइड पोर्शन द इनसाइड पोर्शन इज़ कॉल्ड द कोर। तो सबसे अंदर का जो सेंटर पार्ट जो होता है उसको कोर कहते हैं। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर देयर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स इन द सॉलिड फॉर्म। तो कोर, आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर। तो क्रस्ट और कोर के बीच में लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं, मतलब बहुत सारी चट्टानों की एक लेयर बनी हुई है, और मिनरल्स हैं, मेटल्स हमको मिलते हैं यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द मेंटल। तो मेंटल के अंदर हमको क्या क्या मिलता है? रॉक्स, मिनरल एंड मेटल्स। टुडे इवन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स द कोर हैज़ an extremely high temperature and is under great pressure। तो अगर आज के टाइम में देखें, इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जबकि कई लाख साल हो चुके हैं, कई लाखों साल हो चुके, फिर भी जो है अर्थ के अगर हम कोर की बात करें तो कोर जो है उसमें अब भी बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रेशर है, यानी कि एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। The boiling liquid and gases of the core push against the outer crust। तो बॉइलिंग लिक्विड जो यानी कि अर्थ के अंदर जो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं और जो गैसेस हैं वो अर्थ से बाहर निकल के आती हैं। द वीक स्पॉट ऑफ द अर्थ क्रैक अपॉन अंडर दिस प्रेशर, लेटिंग द हॉट बॉइलिंग लिक्विड एंड गैसेस गश आउट। तो जहाँ पर अर्थ का वीक स्पॉट होता है, जहाँ पर अर्थ की जो लेयर होती है वो कमज़ोर होती है, तो वहाँ से वो प्रेशर जो है वो फट करके, क्रैक होकर के वो प्रेशर बाहर निकल के आता है, और उस प्रेशर में से हॉट बॉइलिंग लिक्विड जो है वो बाहर निकलते हैं, और उसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकल रही होती हैं। तो दिस इज़ हाउ अ वॉल्केनो इज़ फॉर्म। तो वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो भी जस्ट एक अर्थ का ही पार्ट है। अगर ये एक अर्थ है और अर्थ के इधर साइड में अगर सपोज़ कीजिए वो वीक सरफेस है, तो यहाँ से इस तरह से जो है अर्थ के अंदर से वो बाहर निकल के आता है, और वो एक निकलते निकलते यानी कि जो मॉल्टन मटेरियल है जो उसमें से निकल रहा है, वो निकलते 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 ठंडा होता रहता है और वो जमता रहता है, और ये वॉल्केनो बन जाता है। तो वो वॉल्केनो जम करके चट्टाने, पत्थर वगैरह उसकी शेप ले लेता है। जो हम पहाड़ी देखते हैं, पहाड़ आपने देखे होंगे, तो वो पहाड़ पहले वॉल्केनो हुआ करते थे, जो कि हज़ारों साल पहले ठंडे हो चुके हैं।
द एक्टिव वॉल्केनो, तो वॉल्केनो भी यहाँ पर दो टाइप के बता रखे हैं। द एक्टिव वॉल्केनो इज़ वन विच इरप्ट रेगुलरली। तो एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? इरप्ट का मतलब है जो फटता रहता है रेगुलरली, कभी भी फट सकता है। अ डोरमेंट वॉल्केनो इज़ वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है? जो कि बहुत लंबे टाइम से फटा नहीं है। अ वॉल्केनो इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इफ इट हैज़ नॉट इरप्टेड ड्यूरिंग रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि गायब हो जाना होता है वैसे। तो यहाँ पर इस बात से समझ सकते हैं कि ये वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो कि अभी तक की हिस्ट्री में अभी तक वो कभी भी फटे नहीं हैं। तो डोरमेंट वॉल्केनो जो होता है, इसका दूसरा नाम स्लीपिंग वॉल्केनो भी होता है। यानी कि ये जो है कभी भी फट सकता है, इसका कुछ भी नहीं पता है। ये वैसे तो शांत रहता है लेकिन फटने को ये कभी भी फट सकता है। एक्टिव वॉल्केनो जो होता है, इसमें से रेगुलर गैसेस निकल रही होती हैं, तो ये फटता रहता है, इसके बारे में पता रहता है कि ये फट सकता है। लेकिन डोरमेंट वॉल्केनो जो है, ये स्लीपिंग वॉल्केनो होता है, ये कब फटेगा पता नहीं। तो यहाँ पर है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की मूवमेंट किस तरह से होती है? द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। द टू पॉइंट वेयर द एक्सिस सीम्स टू एंटर आर कॉल्ड द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप एक ग्लोब को देखें तो उसमें इस तरह से एक टिल्टेड लाइन उसमें से निकल के आती है सेंटर से। तो ये सेंटर से लाइन निकल के आती है, थोड़ी सी टिल्ट होती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये अपने एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, ये अपने ही एक्सिस पर इस तरह से मूव करती रहती है। अपने एक्सिस पर भी घूमती है और घूमते घूमते सन के चारों तरफ भी घूमती है। द इक्वेटर इज़ अनदर इमेजिनरी लाइन। तो इक्वेटर जो है वो एक और इमेजिनरी लाइन होती है। लाइन होती नहीं है, बस हम लोग इमेजिन करते हैं। तो इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर जो है वो अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ के ऊपर वाले पार्ट को और साउथ के नीचे वाले पार्ट को डिवाइड करता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है? अपने ही एक्सिस पर अर्थ का घूमना, वो रोटेशन कहलाता है। दोबारा समझिए, अर्थ अपने ही एक्सिस पर जब वो मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। बाकी बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स, अब कह रहा है बिसाइड्स, अगर वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रही है, किस तरह से रोटेट कर रही है? द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अगर वो सन के अराउंड मूव कर रही है तो मूवमेंट जो है वहाँ पर सन के अलोंग उसकी अर्थ की, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि अर्थ के चारों तरफ, अर्थ का सन के चारों ओर घूमने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। द अर्थ मूव्स कॉन्टीन्यूसली। तो अर्थ जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो अर्थ जो है, जो सन, जैसे ये सन है और सन के अराउंड 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 घूम रही है, तो ये जिस ऑर्बिट में, जिस डायरेक्शन में घूम रही है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड इन अबाउट 365 डेज। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर। तो अर्थ अगर इस प्लेस से घूमना उसने शुरू किया है और वापस से घूम कर आएगी, तो यहाँ तक वापस घूम कर आने में उसको 365 डेज लगते हैं। अब है नेक्स्ट कि जब अर्थ जो है मूव करती है, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है, तो फिर सीज़न जो होते हैं, यहाँ का जो वातावरण है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एज द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड वो मूव करती है, तो द लॉन्गर डेज ऑफ समर चेंज इनटू द शॉर्टर डेज ऑफ विंटर।
तो समर में जो यानी कि जो गर्मियों के जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो सर्दियों के जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। दिस मीन्स दैट द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द डेज चेंज। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो दिन जो है लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जब विंटर्स आती हैं तो वहाँ पर दिन छोटा हो जाता है और रातें लंबी होती हैं। आप देख सकते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। लेकिन सर्दियों में जो दिन होता है वो छोटा होता है लेकिन रातें लंबी होती हैं। अगर गर्मियों की बातें करते हैं तो गर्मियों में जो दिन है वो अराउंड 7 to 7:30 के अराउंड वो रात होना शुरू होती है, लेकिन विंटर्स में 5 to 5:30 के अराउंड रात होना शुरू हो जाती है। और सर्दियों में जो दिन निकलता है वो 6 बजे के बाद निकलता है, लेकिन गर्मियों में जो दिन है वो 5 बजे ही निकल आता है। This means that the length and temperature of the days change. This cause the seasons spring, summer, autumn and winter। तो इस वजह से स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर ये 4 सीज़न है जो कि अर्थ पर होते हैं। स्प्रिंग का मतलब है बारिश होना, समर का मतलब है गर्मी, ऑटम का मतलब है कि एकदम सूखा पड़ जाता है, मतलब पतझड़ होता है, सारी फूल पत्तियाँ सब झड़ने लग जाती हैं, और विंटर यानी कि सर्दियाँ। The axis of the earth is tilted at an angle. This is why when the northern hemisphere is away from the sun, तो अर्थ जो है वो इस तरह से टिल्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से थोड़ा दूर है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड ज़्यादा होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज़्यादा होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ में गर्मी ज़्यादा होती है, यही वजह है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन, द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ टूवर्ड इट। तो साउथ वाला जो सरफेस है वो सन के पास है। अगेन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ टूवर्ड इट। तो एक टाइम ऐसा आता है जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ की साइड जो है वो सन की तरफ होती है और साउथ की जो सरफेस होता है वो सन से दूर हो जाता है। हेमिस्फीयर द सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर मौसम एक जैसा ही रहेगा, चेंज होता रहता है। हाउ आर सीजन्स फॉर्म। तो सीज़न जो है यानी कि जो ऋतु है वो किस तरह से फॉर्म होती है। When the north pole is toward the sun, तो नॉर्थ वाला पोल, ये नॉर्थ पोल है जब सन के तरफ होगा, अभी ये सन से दूर है, तो सन के अगर तरफ होगा तो द डेज सीम टू बी हॉटर बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली। तो यहाँ पर जब अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि सन की जो रेस है वो साउथ की तरफ डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन जब नॉर्थ हेमिस्फीयर जब सन की तरफ होगा तो यहाँ पर रेस डायरेक्ट पड़ेंगी और जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है वो गर्म होगा। फिर एट द नॉर्थ पोल देयर इज़ सनलाइट फॉर मोर ऑफ द डे। तो सनलाइट जो है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहेगी, इसलिए वहाँ पर गर्मी रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज़ टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। तो साउथ वाला पोल फिर जब दूर हो जाएगा, जब नॉर्थ वाला पोल पास होगा, तो फिर साउथ पोल का टेम्परेचर और वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा कि सन रेज जो होंगी वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगी, इसीलिए वहाँ पर देयर इज़ नॉट मच डे लाइट। तो वहाँ पर ज़्यादा जो है लाइट नहीं रहती है, मतलब सन रेज नहीं रहती हैं, इसलिए वहाँ पर विंटर्स आ जाती है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज़ टर्न्ड अवे, तो अब वैसा ही होगा कि जब नॉर्थ वाला पोल जो है दूर हो जाएगा और साउथ वाला पोल पास हो जाएगा, तो वहाँ पर तो नॉर्थ वाला पोल जब यहाँ पर दूर हो जाएगा तो वहाँ पर ठंड हो जाएगी और साउथ वाले पोल में गर्मियाँ आ जाएंगी। पेज नंबर 96, ये सन है और ये अर्थ की जो रोटेशन है वो इस तरह से हो रही है। तो अर्थ का ये जो सरफेस है, अभी यहाँ पर समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर।
तो ये जो अर्थ का ये जो सेंटर है, ये यहाँ पर नॉर्थ वाला सरफेस टुवर्ड सन है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर जो साउथ वाला हेमिस्फेयर है, ये यहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी। अब जैसे जैसे ये अर्थ मूव करेगी, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि साउथ वाले सरफेस पर ज़्यादा ठंड है और नॉर्थ वाले सरफेस पर गर्मियाँ ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पर फिर उल्टा हो जाएगा, साउथ वाले हेमिस्फेयर पर अब गर्मियाँ हैं और नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर पर ठंड पड़ रही है। गर्मी को येलो कलर से दिखाया गया है और ब्लू कलर से ठंड को दिखाया गया है। लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर। तो इक्वेटर के अगर हम नियर बाय देखते हैं तो वहाँ पर हमको सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट हमको दिखाई देगी। तो इक्वेटर पर मोस्टली ना ही सर्दी रहती है ना ही गर्मी रहती है, वहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा सही बना रहता है। इट इज़ लाइक समर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल गर्मी रहती है। डेज एंड नाइट आर ऑफ अबाउट 12 आवर ईच, दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर जो अर्थ है वो झुकी हुई नहीं होती है, वहाँ पर सेम रहती है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फेस्टिवल एंड द हेवनली बॉडीज। यू मस्ट हैव सीन इन योर स्कूल डायरी एंड द कैलेंडर्स दैट द हॉलीडे फॉर ईद इज़ मार्क्ड विद डिपेंडिंग ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। तो मून जो है, चंद्रमा जो होता है, इसके हिसाब से ईद आती है कि जब स्टार, ये जो मून है, मून कुछ इस तरह से होता है और स्टार उसके इधर आ जाता है, तब कहते हैं कि ईद आने वाली है। दिस इज़ बिकॉज द इस्लामिक कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ द मून। तो इस्लामिक कैलेंडर जो है, जो इस्लामिक का मतलब है मुस्लिम्स जो होते हैं उनका कैलेंडर अलग होता है और हिंदूज़ जो होते हैं उनका कैलेंडर अलग होता है। तो उस कैलेंडर में, इस्लामिक कैलेंडर में बताया गया है कि जो मून के जो डिफरेंट फेजेस हैं उसके हिसाब से ईद आती है। और इंडियन फेस्टिवल्स भी कुछ इसी तरह से बनाए गए हैं कि जो मूवमेंट ऑफ द मून है, द प्लानेट एंड द सन एंड द सीजन्स, होली मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तो होली, वहाँ पर जो सीज़न है, होली का जो फेस्टिवल है वो बताता है कि स्प्रिंग आ गई। और बैसाखी जो है, बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू एंड लोहड़ी आर लिंक्ड टू द सीजन्स। तो ये एक पर्टिकुलर सीज़न में बनाई जाती है। द डेज ऑफ वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द प्लानेट। तो प्लानेट के जो नाम है, इनके नाम से ही जो 7 डेज हैं उनके नाम रखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शनिवार मीन्स द डे ऑफ शनि और सैटर्न। तो प्लैनेट्स के नाम पर रखे गए हैं। जैसे वेडनेसडे को कहते हैं बुध कहते हैं, और ट्यूसडे को मंगल कहते हैं। तो इसी तरह से जो है थर्सडे को बृहस्पतिवार कहते हैं। तो ये प्लैनेट्स के नाम पर जो है डेज़ रखे, वीक जो डेज़ हैं यानी कि डेज़ ऑफ वीक, वो रखे गए हैं। तो आशा है आपको ये चैप्टर ढंग से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा से क्लियर करूँगा। थैंक यू।